नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे केंद्रीय बजट के बाद छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान को लेकर। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साल 2026-27 का आम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने विकास, रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भर भारत पर बड़ा फोकस दिखाया है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा, शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर, टूरिज्म और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ खास इस बजट में देखने को नहीं मिला है। वहीं इस बजट को सरकार ने विकसित भारत 2047 का रोड मैप बताया है। बजट पेश होने के बाद अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट 2026 की अहम घोषणाएं की, जिसमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़, शुगर कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, शहरी क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। वहीं 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, 3 केमिकल पार्कों का निर्माण, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान, महिला सशक्तिकरण के लिए शी मार्ट स्टोर के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल, नया इनकम टैक्स एक्ट, 1 अप्रैल से लागू टैक्स फॉर्म आसान होंगी, छोटी गलती पर जुर्माना जेल नहीं, संशोधित ITR की तारीख 31 मार्च तक, छोटे टैक्स पेयर्स को ऑटो प्रोसेसिंग, डिजिटल और फेसलेस टैक्स सिस्टम। इस आम बजट में इन तमाम चीजों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे भारत के सुनहरे भविष्य की नींव बता रहे हैं। इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उधर आम बजट को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ दीपक बैज ने केंद्रीय बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। भूपेश बघेल ने कहा कि इसका प्रतिगामी असर दिखाई दे रहा है। कृषि, उद्योग, रोजगार, मजदूरों के साथ ही मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। बजट में कुछ भी नहीं मिला है और छत्तीसगढ़ को अदानी के लिए छोड़ दिया गया है। बेहद निराशाजनक है और प्रतिगामी इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का। न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। और यही कारण है कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया है। देश में किसी को कुछ नहीं मिला तो छत्तीसगढ़ को अडानी के लिए छोड़ दिया गया है। वो आएंगे, आते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अडानी के लिए जगह तैयार करके, तो वही चल रहा है। ये बजट देश के आम जनता के लिए, देश की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ को फिर इस समय केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया है। कुल मिलाकर आम बजट 2026 को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी और सरकार इसे विकसित भारत 2047 का मजबूत रोड मैप बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बजट में घोषणाएं ज्यादा और आम आदमी को राहत कम है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के ये बड़े ऐलान जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और ये बजट आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा साबित होता है। तो जहां भाजपा इस बजट को सुनहरे भविष्य का बजट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे निराशाजनक करार दे रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ
कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी संतोष दास जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत जावेद जी से करूंगा। जावेद जी, आखिर क्यों ये बजट निराशाजनक है और इसमें क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है? नमस्कार अभिजीत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार होगा जब वो आएंगे तो। देखिए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस बजट के पेश होते ही सेंसेक्स 2000 नीचे चला जाता है, निफ्टी 600 अंक नीचे गिर जाती है, झटके से 8 लाख करोड़ रुपए देश के लोगों का डूब जाता है, तो उस बजट की क्या स्थिति है और वो बजट आने वाले समय में भारत की क्या स्थिति को निर्मित करेगा, ये आप और हम सब अच्छे से ही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी सलाह है कि हम इस बजट को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम इस बजट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और हम यह नहीं मानते कि यह बजट भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, हम ये नहीं मानते कि ये बजट दूरदृष्टि वाला बजट है, हम ये नहीं मानते कि ये बजट सबके विकास के लिए बजट है, तो ये हमारी जो सरकार है ना केंद्र की, इसे मनवाने के लिए 200-500 हजार करोड़ रुपया विज्ञापनों में खर्च कर देगी, बड़े बड़े होर्डिंगों में खर्च कर देगी और ये हमारे ऊपर मनवाएगी कि मानो कि ये बजट विकासशील बजट है। तो ये मेरा एक कटाक्ष है कि इसमें कमी चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपके हमारे हजारों करोड़ रुपए इस बजट के प्रचार प्रसार में ही चौपट हो जाएंगे। देखिए, दीपक बैज जी ने भी कहा, भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि इस बजट से बहुत ज्यादा निराशा हुई है। निराशा इसलिए हुई है कि ये पिछली 9 बार से जिस तरह से घोषणाएं पे घोषणाएं लेकिन धरातल पे कार्य नहीं, उसी तरह का यह बजट है। लेकिन जावेद जी, पिछले साल से 7.7% ज्यादा ये बजट है और हर एक सेक्टर्स पर फोकस किया गया है, चाहे ग्रामीण हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दूसरे अन्य जो क्षेत्र है। एक समावेशी बजट इसको कहा जा रहा है और विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है उसको लेकर इस बजट को बड़ा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब बताया तो जाएगा, लेकिन असल आप देखिए ना, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और अगर पूरे बजट को आप देखेंगे, उस बजट का मात्र 3% ही आरक्षित किया गया है पैसा, वो कृषि के क्षेत्र के लिए है। महत्वपूर्ण योजनाएं, फसल बीमा योजना में कटौती कर दिया गया, 12.267 से घटा करके 12.200 करोड़ रुपए कर दिया गया। उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि तो है, लेकिन कई योजनाएं स्थिर या कम स्थिति पे पहुंच गई है। कृषि अनुसंधान, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र की शिक्षा में कमी लगातार घटते जा रही है। एमएसपी, कर्ज माफी, आय दुगनी जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधी बैठी है साहब। एमएसपी कहां बढ़ा रही है, एमएसपी की बात कहां हो रही है? आज ये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे देश के किसान को 16 रुपया 62 पैसा प्रतिदिन दे करके ये किसानों का कैसा सम्मान कर रहे हैं? इससे क्या किसान का सम्मान हो रहा है या किसान का उद्धार होगा? नहीं, लेकिन सरकार जावेद जी, सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों को सस्ती खाद के लिए 1.77 लाख करोड़ का बजट कर दिया है। साथ ही अगर खेती किसानी की बात की जाए तो इसको 1.40 लाख करोड़ बजट किया है। भाई, बजट का आपका इतना बड़ा बजट है, उसमें मात्र 3% अगर आप खेती किसानी के लिए रख रहे हो तो आप उससे पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त है। लगातार स्वामीनाथन कमेटी, उसकी सिफारिश को मानने की मांग लगातार किसान संगठन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, रोजगार के क्षेत्र में देखेंगे आप, इन्होंने कहा था ना 1 लाख युवाओं को पिछले बजट में अपेंडिसशिप के जरिए उन्हें लाभ देंगे बोल करके। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 1 साल में ये बजट बीत गया और इस 1 साल में इस अपेंडिसशिप वाले मामले में मात्र 1200 लोगों, युवाओं को ही उसका लाभ दे पाई है सरकार। तो सिर्फ घोषणाएं हैं साहब, कागजों में घोषणाएं हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा और फिर से कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा वाला बजट है जो सिर्फ घोषणाएं करती है और हमको, अरे हम
आज की स्थिति में कहाँ है, क्या है, उस पे हमारे को ध्यान देना चाहिए। तो ये हमको सपना कहाँ के दिखा रहे हैं, विकसित भारत के 2047 के। अरे 2047 तक इनकी सरकार रहेगी क्या? जिस तरह से ये हर वर्ग को सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, ये सरकार नहीं रहने वाली। तो 2047 का सपना देखना छोड़ करके वर्तमान पे काम करे, वर्तमान पर लोगों के फायदे पर काम करे तो कुछ फायदा हो। अब मैं आपको नहीं तो छत्तीसगढ़ के विषय 2047 पर में तो अभिजीत आजादी जी, के 100 साल पूरे हो जाएंगे। फिर इस लिहाज से तो विपक्ष का भी ये दायित्व बनता है कि 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है उसमें अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी निभाए। बिल्कुल निभाए, लेकिन कैसे निभाए? हम्म। अब आप बताइए मुझे, आप एक एंकर है न्यूज चैनल पे, आप वहां स्टूडियो में बैठ के कुछ करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन आप वो करते नहीं है। मैं यहाँ से बैठ करके उस आपके साथ देने का विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन आप कार्य ही नहीं करेंगे तो मैं साथ कैसे दूं? आप तो सिर्फ सपने दिखा रहे हैं ना, पर लेकिन उस सपनों को धरातल पे जब उतारेंगे तब तो हमारा साथ आपको मिलेगा। आप तो उस पे कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? आप एक बात बताइए। ठीक है, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संतोष दास जी जुड़ गए। ठीक है, संतोष दास जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है संतोष जी। संतोष जी देखिए, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, निराशाजनक इसको कहा जा रहा है, बजट को कहा जा रहा है कि सपने दिखा रही है सरकार, सिर्फ सपने दिखाने का ये बजट है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे विपक्ष के प्रवक्ता, उनको अधिकार है, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो बजट है वास्तव में विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। और इस तरीके से इसमें अलग अलग चीजों को बायोफार्म बनाने का हब, यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2. रेयर अर्थ को लेकर के इसमें बातें हैं, कैपिटल गुड्स को लेकर के बहुत सारी बातें हैं इसमें, बुलेट ट्रेन को लेकर के बातें हैं, ट्रेन कॉरिडोर बनाने की बातें हैं इसमें एमएसईएम को मजबूत बनाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ईएमआई ग्रोथ फंड है जिसमें सरकार ने दिया है, इसमें इसकी बातें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इसमें लगभग 12.5 लाख करोड़, जो सबसे अधिक अब तक का सबसे ज्यादा है, और वो इसमें प्रावधान किया गया है। हाई स्पीड ट्रेन की बात मैंने की है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के स्टील सीमेंट उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 20,000 करोड़ का निवेश है इसमें यही नहीं, इसमें स्वास्थ्य को लेकर के भी लगभग AHPS लगभग 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जोड़े जा रहे हैं, और जो लगभग 1.5 लाख में केयर गिवर्स है जो इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात कर ले तो लगभग 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनने वाली है। इसमें लगभग हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, विशाल टेलीस्कोप स्थापित की जाएंगी, अपग्रेड किया जाएगा। खेल और पर्यटन को लेकर के खेलो मिशन इंडिया ये सरकार ने शुरू किया है। कृषि की यदि मैं बात करूं तो इसमें भारत विस्तार AI ऐप, ICR पैकेज एकीकृत करने वाली ये जो भारत विस्तार टूल है, ये लॉन्च किया जा रहा है। मत्स्य पालन के लिए इसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए उनको शी मार्ट स्थापित करने के लिए इसमें प्रावधान है। दिव्यांगजनों के लिए IT और हॉस्पिटैलिटी रोजगार दिव्यांगजन कौशल योजना है। और इसमें और कौन सा क्षेत्र इसमें छूटा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि आप जरा उसको स्टडी करिए, आप जरा बजट को स्टडी करिए, और इसमें कोई ऐसा सेक्टर छूटा नहीं है जिसमें सरकार ने घोषणाएं नहीं की हैं। और केवल छोटा मोटा नहीं, बड़े हजारों करोड़ की बजट इसमें है, तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका ख्याल सरकार ने नहीं रखा है। ठीक है, क्या कहेंगे जावेद जी? कह रहे हैं कि आपने स्टडी बजट की ठीक से की नहीं है और हर सभी वर्गों को इसमें समाहित किया गया है। अभिजीत जी, मैंने तो पहले ही बोल दिया, घोषणाओं का बजट है। और अभी भी ये हमारे साथी मित्र ने कहा घोषणाएं की हैं, तो पिछले 11 सालों से हो क्या रहा है? घोषणाएं ही तो हो रही हैं। अभी आप इनसे पूछ लीजिए, 100 स्मार्ट सिटियों की भी घोषणाएं हुई थी। 100 मुझे गिना दीजिए, 10, 12, 15, 20 स्मार्ट सिटी। 100 तो मैं नहीं पूछूंगा, 10, 12, 20 ही गिना दीजिए। कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा था 2022 तक प्रत्येक भारतीय के सर पर छत होगी। कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसके सर जो एक घर से अछूता हो जाएगा। आज भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना पे कोई धीरे धीरे घसीट रहे हैं ना। तो घोषणाएं हैं, घोषणाओं से लाभ नहीं होता। आपकी घोषणाओं को धरातल पे उतरने पर जो फायदा होगा उससे लाभ होगा। आपके पूर्व के बजट से लाभ तो दिख नहीं रहा है।
आप 2047 के का सपना दिखा करके घोषणाएं ही कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही बता रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, धरातल पे तो वो कुछ दिख नहीं रहा है। आप एक बात बताइए, एक मध्यम वर्गीय आदमी आज की डेट में क्या चाहता है? सबसे बड़ा चीज चाहता है वो टैक्स में उसको राहत मिले। इस पूरे बजट में एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए टैक्स को लेकर के कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि बढ़ाया नहीं गया, लेकिन कम भी तो नहीं किया गया, उसमें उसको कोई रियायत भी तो नहीं दी गई। आज 2014 की अपेक्षा भारत सरकार आधे दाम में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, पर लेकिन आप पेट्रोल डीजल के दाम को देख लीजिए, 100 रुपए के पार है। आप आधे में पेट्रोल डीजल खरीद करके 100 में बेच रहे हैं। आप बोल रहे हो बजट हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आगे तरक्की करने वाला है। क्यों कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि अगर रुपया गिरता है तो उस देश का प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज आप देखिए डॉलर कहां पर पहुंच गया है। आप अभी तक 11 सालों में सिर्फ घोषणाएं तो किए साहब, इस चीज को स्वीकार लीजिए। आप बजट पेश करते हैं, बहुत अच्छा बजट पेश करते हैं, लेकिन वो जो बजट नहीं होता, वो मनोहर कहानियां होती है जो सुनने और पढ़ने में अच्छी होती है, पर लेकिन वो असलियत में होती नहीं है। ठीक है संतोष जी, जब आप जुड़े नहीं थे तब एक और बात जावेद जी ने कही थी। उन्होंने कहा कि इस बजट का कोई लाभ आम आदमी को नहीं है, लेकिन सरकार से इसकी ज्यादा बात ना की जाए, भाजपा से इसकी बात ज्यादा ना की जाए, क्योंकि अगर इसकी ज्यादा बात करेंगे तो वो 100-200 करोड़ या 500 करोड़ इस बात के लिए खर्च कर सकते हैं कि लोगों को बता दिया जाए प्रचार करके कि इसका कितना लाभ है। यानी कि ये तमाम सारी चीजें कही जा रही है कि आप प्रचार करने के लिए इतना पैसा खर्च कर देंगे आम जनता का। देखिए, अब विपक्ष के साथी हमारे कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जहां तक खर्च की बात है तो देखिए, सरकार अपनी जो खर्चे हैं, निश्चित रूप से देखिए, प्रचार प्रसार सरकार में विभाग है, पीआरओ है, वो अपना काम करेगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनकी भी जब सरकारें थी तब भी इनकी सरकारों का प्रचार होता था, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। रही बात आम आदमी के लिए, इसमें कुछ नहीं है कहने की बात है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो महंगी दवाइयां हैं, कैंसर की दवाई, इन सबको सरकार ने सस्ता किया है। निर्यात, बहुत सारी जो चीजें जो जरूरी सामान है, उन निर्यातों में छूट मिली है, इसमें राहत मिला है, लिथियम जी। उसमें टैक्स में भी देखिए, टैक्स में यदि कोई टैक्स नहीं लगा है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। सरकार ने कोई नया टैक्स तो लाया नहीं है, किसी मध्यम वर्गीय के ऊपर कोई आर्थिक बोझ पड़ा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरीब वर्ग के लिए तो योजनाएं ऑलरेडी सरकार की चल रही है, वो योजनाएं वो कंटिन्यू है, आगे भी योजनाएं चलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त विदेशी टूर पैकेज है, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा के लिए भी जो लोग विदेशी टूर पैकेज लेते हैं उन पर भी टीसीएस घटा है, 2% कम हुआ है। और इसके अतिरिक्त भी लगभग जो आयातित शुल्क है उसमें लगभग 20% को से घटा कर उसको 10% किया गया है, जो टैरिफ दर है आयात सामान आयात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग को राहत देने वाला ये बजट है। और यदि टैक्स नहीं लगा है तो भी हमारे मित्रों को दिक्कत होती है, टैक्स यदि बढ़ जाता तो भी दिक्कत रहती। तो पता नहीं अभी ये क्या कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट करेंगे, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरीके की इसमें कोई मध्यम वर्गीय जो जनता है हमारी, उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली है इस बजट से। ठीक है जावेद जी, देखिए बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपए किए गए और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कल पुर्जे बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया। अब ये जो बजट है ये लोगों को रोजगार ही तो देगा। बिल्कुल देगा, लेकिन उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो देगा साहब। मैं तो आपसे कहा ना, आप इनसे पूछिए, पिछले बजट में इन्होंने 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष अपेंडिसशिप 1 लाख रुपए देने वाली बात इन्होंने कही थी। उसका क्या हुआ? मात्र 1200 युवा ही इनको पूरे देश भर में मिले। मतलब आपने स्कीम बनाई लेकिन धरातल पे उस पे काम नहीं किया, तो फिर उस स्कीम का फायदा क्या? दूसरी बात, अभी इन्होंने देखिए बड़ी चतुराई से स्मार्ट सिटियों पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, पीएम आवास पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, किसानों की आय दुगनी होने वाली बात पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। किसानों के लिए पूरे बजट में मात्र 3% ही आप आरक्षित कर रहे हैं, उससे किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? मुझे बता दीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये कह रहे हैं कि विदेशों के लिए, विदेशी यात्रा के लिए, कैंसर की दवाओं के लिए, भाई ये तो आपकी मूलभूत सुविधा आपको देना ही पड़ेगा।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप मुझे यह बताइए कि आप 2014 की अपेक्षा आधे रेट में क्रूड ऑयल आज खरीद रहे हैं, बस इसी का जवाब दे दीजिए। पर लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आज भी उतना सस्ता खरीदने के बाद भी पेट्रोल जो है वो 100 के पार है, गैस सिलेंडर जो है वो आज 1200-1400 रुपए में बिकता है, डीजल जो है 85-90 रुपया में बिकता है। आप क्यों राहत नहीं दे पा रहे हैं? तीसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। आपने कहा, आपने बाइट भी दिखाया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ही फायदेमंद बजट है। आपने छत्तीसगढ़ के लिए पूरे बजट में देखिए क्या किया, इसे बना दिया सीधा खनन कॉरिडोर के रूप में आपने घोषित कर दिया। मतलब साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ महतारी की छाती को छलनी करना चाहती है, इसीलिए अपने औद्योगिक मित्रों को फायदा नहीं, लेकिन जावेद जी इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं ना कि ये तो आपके लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ जो है वो खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, ये तो आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अरे तो भाई ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये बता रहे तब पता चलेगा क्या? छत्तीसगढ़ तो शुरू से ही खनिज संपदाओं से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खनन संपदा को आप अगर निकालते हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ की जनता को अगर आप हाउस अरेस्ट करते हैं, उनके लिए आप फर्जी ग्राम सभा करके तो अडानी, अंबानी और मित्तल जैसे लोगों को पहाड़ लीज पर दे देते हैं, तो क्या ये उचित है? क्योंकि कर तो ये वही रहे हैं, दिख तो ये वही रहा है। अभी लगातार बैलाडीला में 4 नंबर के पहाड़ को लेकर के बैलाडीला के आसपास के ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनकी सुध कौन लेगा? ये तो ले नहीं रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को अगर आप खनन कॉरिडोर बना रहे हैं तो बनाइए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को उससे क्या लाभ होने वाला है? छत्तीसगढ़ की जनता यही तो पूछ रही है। मुख्यमंत्री जी ये बता देते तो हमारी बात बन जाती, लेकिन वो तो ये भी नहीं बता रहे हैं। ना तो जिन कंपनियों को बेचा जाता है वो ये बात बताती है। दूसरी बात, अभी अंतिम बात कहूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि गरीबों का फायदा होगा। भैया आपकी जो, हमारे देश की जो वित्त मंत्री है, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट में कह दिया कि भारत में तो कोई गरीब ही नहीं है। वो तो मानती ही नहीं है कि भारत में गरीब है, लोगों के घर में भर भर कर पैसा रखा हुआ है। तो आप किस गरीब की बात कर रहे हैं भाई? थोड़ा मुझे यह भी बता दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, संतोष जी क्या कहेंगे? 2 चीजें अभी हमारे प्रवक्ता मित्र ने कही, साथी मित्र ने। पहली बात, जो खनन की बात इन्होंने कही कि छत्तीसगढ़ में जो खनन का हब बना दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, उस सरकार में ये खनन के जितने भी ऑक्शन इन्होंने किए पूरे छत्तीसगढ़ में, आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख लें, लगभग सभी खदानों का ऑप्शन मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ। इनको परमिशन खदान खोलने के लिए इनकी सरकार ने दिया, भूपेश बघेल की सरकार ने। अरे थोड़ा और पीछे चले जाइए, नेहरू जी बोल दीजिए आप नेहरू जी तक चले जा सकते हैं। ठीक है, जावेद जी बात पूरी कर लेने दीजिए उन्हें। और अब चूंकि सरकार भाजपा की है, अब सरकार भाजपा की है और उस उत्खनन के कार्य को भाजपा सरकार ने चूंकि एग्रीमेंट किया है, वो ये किया है, तो वो अगर पूरा करा रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब इनकी सरकार थी तो उस समय ये परमिशन दे रहे थे उसको करने के लिए और जगह जगह खदानें खुलवा रहे थे, नहीं तो इनको तकलीफ नहीं थी। तो कुल मिलाकर के इनको दोनों चीजें हैं, दूध और दोना दोनों चाहिए इनको। ऐसा हो नहीं सकता। आप या तो एक पक्ष में रहें, या तो आप परमिशन मत दें खदान खोलने की, या फिर यदि आप परमिशन देते हैं तो फिर आप सवाल खड़े मत करें। तो ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उस पर मुझे तो हंसी आती है। दूसरी बात, जहां तक ये राज्य की बात उन्होंने कही कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला, तो छत्तीसगढ़ को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 2030 तक छत्तीसगढ़ को सरप्लस बिजली उत्पादक राज्य बनाने का लक्ष्य लिया है और उसके तहत निश्चित रूप से कि बिजली उत्पादन करनी है और उसमें कहीं ना कहीं खनन भी इसमें शामिल है, जिसके कारण से यदि कोयला का उत्पादन नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी, और बिजली बनेगी तब हम उसको हम दूसरे राज्यों को भी दे सकेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य पहले से हमारी सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने तय किया है। ठीक है, जल्दी से ठीक है, जल्दी से जावेद जी बात पूरी कीजिएगा, फिर क्या समय हो गया, चर्चा को विराम देंगे।
जी, अब हमारे काबिल प्रवक्ता साथी को यह नहीं पता कि छत्तीसगढ़ तो पहले से ही सरप्लस राज्य है बिजली के मामले में। आप 2030 में कौन सा नया सरप्लस बनाने वाले हैं? थोड़ा सा जानकारी का अभाव है ठीक है, साहब, ठीक जानकारी है, ले लीजिए शायद, ठीक है ना? है। संतोष छत्तीसगढ़ जी, से बाहर से है, संतोष जी, शायद छत्तीसगढ़ के नहीं है, ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। और दूसरे राज्यों को तो सरकार ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक पहले है, ही जवाब बिजली दे लेते देती संतोष जी, है। 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड में। देखिए, सरप्लस बिजली कहने का मतलब कि हम बिजली में आत्मनिर्भर हों और हम दूसरे राज्यों को भी अपनी बिजली सप्लाई ठीक दे है, सकें, और ठीक है, जिससे समय हो गया इस चर्चा को, आत्मनिर्भर यहीं विराम देना आप पड़ेगा। देते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बात संतोष जी ये आपका बहुत है, शुक्रिया, और जावेद बताते खान जी हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बजट को सुनहरे भविष्य का बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता इस बजट को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।